Jai Hind everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and especially welcome to our series CDS through MCQs. Yesterday we had started off with the history MCQs. Earlier you had already covered polity MCQs with Raghav sir. कल हमने history के MCQs start किए थे. हमने डिस्कस किया था कि कुछ 10 वीडियो सेशंस में हम हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री के सारे MCQs कवर करने की कोशिश करेंगे. तो कल हमने कमिंग ऑफ यूरोपियंस वाला पार्ट कवर किया था. आज हम ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया के से रिलेटेड 10 MCQs देखेंगे. मैंने कल की क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था, प्रैक्टिसिंग MCQs इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर गुड परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम. पढ़ाई करना एक जगह पर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अपने मार्क्स को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, हम हमारी परफॉर्मेंस को किस तरह से एनहांस कर सकते हैं, उसके लिए जितने हम टेस्ट दें उतना हमारे लिए बेटर है, जितने हम MCQs की प्रैक्टिस करें उतना हमारे लिए बेटर है. तो इसी ख्याल को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी CDS थ्रू MCQs. हमने फ्री CDS टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की थी. तो आई होप आप इन इनिशिएटिव्स का बेनिफिट उठा रहे हैं. जो बच्चे कंप्लीट CDS कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास कोर्स है, वो हमें कॉल कर सकते हैं एंड विल गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ CDS. तो विदाउट मच अडू लेट अस स्टार्ट आवर MCQ सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. कौन सी बैटल के साथ, कौन सी वॉर के साथ हम एसोसिएट करते हैं फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, थर्ड बैटल ऑफ मैसूर या इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ 1857? बताइए. इजी क्वेश्चन है. वो कौन सी पहली बैटल थी जिसने ब्रिटिश को एज अ पॉलिटिकल प्लेयर इन इंडिया इंट्रोड्यूस किया? उससे पहले तो ट्रेडिंग कंपनी थी. इंडियन पॉलिटिक्स में किस बैटल के साथ ब्रिटिश अपने आप को लॉन्च करते हैं इन अ वे? तो आंसर वुड बी बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के यंग नवाब सिराजुद्दौला को डिफीट करती हैं in the famous battle of Plassey. So this would be the right answer. Next question, which of the following rulers had granted दीवानी rights to English East India Company? किस रूलर ने दीवानी राइट्स ग्रांट किए थे? ये दीवानी राइट्स कौन से राइट्स हैं? दो तरह के राइट्स होते हैं, दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं एक रूलर को. एक तो वो लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा एंड अगर कोई एक्सटर्नल पावर अटैक करती है तो वो लोगों को अपनी टेरिटरी को डिफेंड करेगा अगेंस्ट द एक्सटर्नल अटैक. वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखेगा. ये हो गया सिक्योरिटी फंक्शंस ऑफ द स्टेट. दूसरा हो जाता है टू द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू. रूलर ऑफ एन एरिया, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो लोगों से टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है. तो जो टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी है, जो टैक्स कलेक्ट करने का राइट है, उसे बोलते थे दीवानी राइट. एंड जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का फंक्शन होता था उसे बोलते थे निजामत फंक्शन. तो दीवानी एंड निजामत. क्वेश्चन है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी? ये दीवानी राइट्स किसने दिए? याद करो, बैटल ऑफ बक्सर 1764. इसके बाद साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765. In the Treaty of Allahabad, Mughal Emperor Shah Alam II granted the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha to British East India Company. तो ये फैक्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. 1765 आपको याद रखना है. एंड हेंस द आंसर अमंग दीज ऑप्शंस वुड बी फारूक सियार, शाह आलम 1, शाह आलम 2, शुजा-उद-दौला. आंसर वुड बी C, शाह आलम 2. तो ये आप चीज़ें ध्यान में रखेंगे. Which of the following is the correct chronological order of the battles fought in India in the 18th century? During the process of British conquest of India या European penetration of India, काफ़ी सारी battles लड़ी गई हैं. कुछ battles हमें दी हुई हैं, हमें correct chronological sequence बताना है. बैटल ऑफ वंडीवॉश, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ प्लासी. तो बेसिकली ये 4 बैटल्स हैं सारे ऑप्शंस में. इन्हीं 4 बैटल्स को हमने क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. बैटल ऑफ वंडीवॉश कब हुई थी? किस वॉर की बैटल है? ये है
थर्ड कर्नाटिक वॉर की एक इम्पॉर्टेंट बैटल है ये, 1760 में लड़ी गई ये बैटल थी, बैटल ऑफ वंडीवॉश, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर तो बहुत इजी हैं, तो आई गेस इनके ईयर्स तो आपको वैसे याद होंगे ही। बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन 1764, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम, शुजा-उद-दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम II की कंबाइंड फोर्सेस को डिफीट करते हैं। बैटल ऑफ अंबर ये सेकेंड कार्नेटिक वॉर का एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड है, 1748-49 में लड़ी गई ये बैटल थी, 1748-49 में लड़ी गई ये बैटल थी। बैटल ऑफ प्लासी द इजीएस्ट ऑफ ऑल 1757, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो इन बैटल्स को हमने क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था। सबसे पहले है बैटल ऑफ अंबर, उसके बाद है बैटल ऑफ प्लासी, देन यू हैव बैटल ऑफ वंडीवॉश एंड देन यू हैव बैटल ऑफ बक्सर। तो दिस बी ऑप्शन इज द अप्रोप्रिएट, इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? Next, which European ruler had observed, bear in mind that the commerce of India is the commerce of the world and whosoever controls या exclusively commands this trade is the dictator of the world। ये famous statement किस यूरोपियन रूलर ने दी थी? क्वीन विक्टोरिया, पीटर द ग्रेट ऑफ रशिया, नेपोलियन बोनापार्ट या गुस्ताफ एडोल्फ? किसने दी थी ये स्टेटमेंट? ये फेमस स्टेटमेंट, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद पीटर द ग्रेट ऑफ रशिया। इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था वर्ल्ड कॉमर्स में। इंडिया की टेक्सटाइल्स पूरी दुनिया में फेमस थी ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम्स, ड्यूरिंग द अर्ली मॉडर्न टाइम्स। ये तो ब्रिटिश के आने के बाद सिचुएशन चेंज हो गई। तो इसी कंटेक्स्ट में पीटर द ग्रेट की स्टेटमेंट थी कि भाई जो इंडिया के ट्रेड को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करेगा। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट नवाब वजीर ऑफ अवध इन द 18th सेंचुरी? 18th सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था, ब्रिटिश कंक्वेस्ट का प्रोसेस अभी स्टार्ट होने ही वाला था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया डिफरेंट रीजनल किंगडम्स में बटा हुआ था एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजनल किंगडम्स वॉज दैट ऑफ अवध। तो क्वेश्चन है हमें कि पहले नवाब वजीर ऑफ अवध कौन थे? फैक्चुअल क्वेश्चन है अगेन, नवाब सफदरजंग, नवाब सादत अली खान, नवाब शुजा-उद-दौला या नवाब वाजिद खान? करेक्ट आंसर है इसका, आप याद रखेंगे, नवाब सादत अली खान। नेक्स्ट, टू विच मिसल डिड महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग? इसी टाइम पे 18th अर्ली 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह अपना स्ट्रॉन्ग रूल इस्टेब्लिश करते हैं। महाराजा रंजीत सिंह से पहले पंजाब वाला जो रीजन होता है वो डिफरेंट मिसल्स में बटा होता है, 12 मिसल्स में, 12 मिसल्स में डिवाइडेड होता है। तो हमें क्वेश्चन है कि महाराजा रंजीत सिंह कौन सी मिसल से बिलोंग करते थे? अल्टीमेटली महाराजा रंजीत सिंह ने इन 12 मिसल्स के ऊपर अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश की एंड एक यूनिफाइड सिख एम्पायर क्रिएट किया। ऑप्शंस हैं शुक्र चाकिया मिसल, संधावालिया मिसल, आलूवालिया या रामगढ़िया मिसल। तो इसका करेक्ट आंसर है शुक्र चाकिया मिसल। तो ये रंजीत सिंह इस मिसल से बिलोंग करते थे इवेंचुअली, लेकिन इन्होंने पूरी जो 12 मिसल्स थी उनके ऊपर अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश की एंड एक यूनिफाइड सिख एम्पायर बेस्ड इन लाहौर क्रिएट किया। Englishmen made the Treaty of Srirangapatnam with which of the following rulers? हैदर अली, ड्यूप्ली, टीपू सुल्तान या नंदराज? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, श्रीरंगापट्टनम क्या कहाँ है, क्या इंपॉर्टेंस है इस शहर की? दिस वॉज कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ मैसूर। उन दिनों में हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, हैदर अली टीपू सुल्तान के फादर थे, उनकी कैपिटल थी श्रीरंगापट्टनम। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम कब हुई है, किस वॉर के बाद हुई है? ये हुई थी आफ्टर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। आफ्टर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली थे या टीपू सुल्तान थे? अब ये हमें सोचना है। तो श्रीरंगापट्टनम मैसूर की कैपिटल थी, तो या तो हैदर अली आंसर आएगा या टीपू सुल्तान आंसर आएगा। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हुई है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम तक तो हैदर अली की डेथ ही हो गई थी, तो आंसर है इसका सी टीपू सुल्तान।
इसी ट्रीटी के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस आधा राजपाट ले लेते हैं टीपू सुल्तान का, उनको हराने के बाद उनका आधा राजपाट ले लेते हैं। उनके ऊपर हैवी वॉर इंडेमनिटी कि वॉर का हर्जाना पे करो, वॉर इंडेमनिटी इम्पोज कर देते हैं। एंड उनके 2 बेटों को भी एज हॉस्टेज रख लेते हैं कि जब तक आप हर्जाना नहीं पे करोगे, आप अपनी टेरिटरीज हमें नहीं सीड करोगे, तब तक हमने आपके 2 बेटे रखे हुए हैं अपने कब्जे में। तो दैट वाज ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम 1792 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान ऑन द साइड ऑफ मैसूर। Subsidiary alliance was introduced during the reign of subsidiary alliance, एक important device of indirect rule of British in India। कुछ टेरिटरीज के ऊपर तो अंग्रेज़ों ने डायरेक्टली ही अपना कंट्रोल जमा लिया, उन्हें मिलिटरीली डिफीट किया एंड कब्ज़ा कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ टेरिटरीज ऐसी थी जिनके ऊपर अंग्रेज़ों ने अपना इनडायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश किया। इनडायरेक्ट रूल क्या मतलब कि लीगली स्पीकिंग इंडियन रूलर वहाँ पर रूल करता रहेगा, उसका राज चलेगा, उसकी अथॉरिटी चलेगी, लेकिन बिहाइंड दी सीन्स जो ब्रिटिश होंगे वो वहाँ के अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे, वो वहाँ की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करेंगे, वो वहाँ के एक्सटर्नल रिलेशंस को कंट्रोल करेंगे, वो वहाँ की मिलिट्री को कंट्रोल करेंगे। तो ये चीज़ अचीव करने के लिए एक डिवाइस इंट्रोड्यूस की जाती है, सब्सिडियरी अलायंस, कि ब्रिटिश एक इंडियन रूलर के साथ ट्रीटी करेंगे, अलायंस करेंगे कि भाई तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, वी विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स, हम आपको बचाएंगे, हम आपको इंटरनल रिबेलियंस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। हमारी फ़ौजें आप अपने किंगडम के अंदर स्टेशन कर लो, हमारी फ़ौजें आपको इंटरनल रिबेलियन से भी प्रोटेक्ट करेंगी, अगर कोई और राजा आपके ऊपर अटैक करता है तो उससे भी आपको डिफेंड करेंगी, तो आपको अपनी सिक्योरिटी की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ हम बदले में हमें कुछ टेरिटरी चाहिए या बदले में हमें कुछ कंपनसेशन चाहिए। वो कंपनसेशन मनी की फॉर्म में भी हो सकती थी, वो कंपनसेशन टेरिटरी की फॉर्म में भी हो सकती थी। तो इंडियन रूलर्स को उस टाइम पे काफ़ी सारे इंडियन रूलर्स ने ये ट्रीटी साइन कर ली, कह रहे चलो सिक्योरिटी की टेंशन तो ख़त्म हुई, कुछ पैसे ही देने हैं, कुछ टेरिटरी देनी है। लेकिन अब उससे क्या हुआ कि एक तो टेरिटरी देनी पड़ गई, जो डायरेक्ट कुछ टेरिटरी सीड करनी पड़ गई। ऑन दी अदर हैंड एक और इससे डिसएडवांटेज क्या हुआ इंडियन रूलर्स को कि भाई अंग्रेज़ों की जो फ़ौजें हैं उन्होंने अपने ही घर में स्टेशन करवा ली। अब उन्हीं फ़ौजों का इस्तेमाल करके ब्रिटिश अपना कंक्वेस्ट भी कर रहे थे, ब्रिटिश अपने जो फॉरेन पॉलिसी थी उसे भी एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो ये एक डिवाइस था इनडायरेक्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश करने का। तो कौन से गवर्नर जनरल ने ये सब्सिडियरी अलायंस का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ये क्वेश्चन है हमें। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर, लॉर्ड ऑकलैंड। बताओ क्या आंसर है इसका। वैसे तो बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन था, थोड़ी बैकग्राउंड में आपको दे रहा हूँ ताकि यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम दीज एमसीक्यू सेशंस। तो करेक्ट आंसर है इसका लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 में ये ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द ब्रिटिश इन इंडिया इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद, एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, विच इंडियन रूलर वॉज द फर्स्ट टू साइन सब्सिडियरी अलायंस विद द ब्रिटिश। उसका आंसर है निज़ाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के रूलर सबसे पहले 1798 में ही ये ट्रीटी साइन करते हैं। नेक्स्ट, एंग्लो नेपाल वॉर took place during the reign of which governor general? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये वॉर किसके टाइम पे हुई है, कब हुई है? 1814 के अराउंड। कौन गवर्नर जनरल थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? करेक्ट आंसर है इसका बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में काफ़ी यूज़फुल रहेगी आई गेस। हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिश पीरियड की अगर हम बात करें तो 2 हेस्टिंग्स हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इन हेस्टिंग्स के बीच में। एक है लॉर्ड हेस्टिंग्स जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, दूसरे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स।
वॉरेन हेस्टिंग्स। दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स से पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, गवर्नर जनरल नाम की कोई पोजीशन ही नहीं होती थी, गवर्नर होते थे बस। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, तीनों के अपने अपने गवर्नर होते थे। एंड कोई सीनियर नहीं था, कोई जूनियर नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, तीनों की इक्वल अथॉरिटी थी। लेकिन 1773 में पहली बार गवर्नर जनरल की पोस्ट क्रिएट की गई। जो बंगाल वाला गवर्नर था उसे बोला गया कि भाई तू अब गवर्नर नहीं है, तू अब गवर्नर जनरल है। तो उसे सीनियरिटी दे दी, उसे सुपीरियर बना दिया विद रिस्पेक्ट टू बॉम्बे का गवर्नर एंड मद्रास का गवर्नर। कौन था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? वॉरेन हेस्टिंग्स, 1773 के आसपास। लेकिन हम ये दूसरे हेस्टिंग्स की बात कर रहे हैं जिनके नाम के आगे अक्सर लॉर्ड लगता है। वॉरेन हेस्टिंग्स के नाम के आगे कभी लॉर्ड नहीं लगता। दूसरे वाले हेस्टिंग्स के नाम के आगे लगता है लॉर्ड। तो आपको यहाँ से आपको डिफरेंशिएट करना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेके 1823 के टाइम फ्रेम में इंडिया के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इनके टाइम पे एंग्लो नेपाल वॉर लड़ी जाती है। इन्हीं के टाइम पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर भी लड़ी जाती है। तो इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है इंडियन हिस्ट्री में, इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है अपनी हिस्ट्री में। लेकिन दो अलग अलग हेस्टिंग्स हैं, इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना। Who among the following formulated and implemented the doctrine of lapse? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने फॉर्मुलेट किया है एंड अग्रेसिवली इम्प्लीमेंट किया है? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी या फिर रॉबर्ट क्लाइव? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि अगर कोई इंडियन रूलर बिना बायोलॉजिकल सन, बिना बायोलॉजिकल सक्सेसर के उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो राजपाट है उसके अडॉप्टेड बच्चे को नहीं इनहेरिट करने दिया जाएगा, बल्कि ब्रिटिश सरकार उसकी टेरिटरीज को अनेक्स कर लेगी। सो अडॉप्शन वॉज मेड इलीगल कि अडॉप्टेड बच्चे को राजपाट नहीं जाएगा। राजपाट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी टेरिटरीज को अनेक्स कर लेगी। पर्सनल प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र की जा सकती हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पावर थी, राइट टू रूल ओवर अ पर्टिकुलर टेरिटरी थी, वो नहीं ट्रांसफ़र की जाएगी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टेक ओवर कर लेगी। ये पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी एंड अग्रेसिवली इम्प्लीमेंट की थी? वेलेस्ली, हेस्टिंग्स, डलहौजी या फिर रॉबर्ट क्लाइव? आंसर है इसका सी, लॉर्ड डलहौजी। 1848 में ये डॉक्ट्रिन आई थी। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चंस थे। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल टू यू पीपल। तो आई विल साइन ऑफ विद द सेम पीस ऑफ एडवाइस कि प्रैक्टिस एज मैनी MCQs एज पॉसिबल फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम। तो जितना आपका हाथ खुला होगा उतना ही आपको एग्ज़ाम के प्रेशर वाले एनवायरनमेंट पे आपको कंफर्टेबल फील होगा कि हाँ यार मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। टाइम मैनेजमेंट ईजी हो जाती है। तो दैट्स ऑल एज फार एज दिस सेशन वॉज कंसर्न्ड। सो आई विल साइन ऑफ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।